Hello everyone, today we are going to discuss a new topic which is cardiac cycle. It is a topic of physiology. So let's start our topic, that is cardiac cycle. So सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका माइंड में आएगा रिगार्डिंग कार्डियक साइकिल वो है कि व्हाट इज कार्डियक साइकिल. इट्स नॉट देयर. व्हाट इज कार्डियक साइकिल? Cardiac cycle is the duration, as its name suggests, cycle. Cardiac cycle is the duration in which there are sequence of events. There are sequence of events taking place, and these sequence of events are divided into diastolic and systolic. आपकी 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल को डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक के अंदर डिवाइड कर दिया गया. तो कार्डियक साइकिल क्या हुई? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसको डिवाइड कर दिया गया डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक के अंदर, जो कि कंप्लीट होने हैं. उस टाइम को कहते हैं 0.8 सेकेंड. जितनी देर में ये सारे इवेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं उस टाइम को कहेंगे आपका कार्डियक साइकिल. और एक बात जो नोट करने की है कि कार्डियक साइकिल इज नॉट फिक्स्ड. कार्डियक साइकिल आपकी वेरी करेगी विद हार्ट रेट. ओके, कार्डियक साइकिल के अंदर सीक्वेंस तो सेम ही रहेंगे, मगर आपका जो ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड का वो डिफर करेगा. सो 0.8 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का इज नॉट फिक्स्ड. कार्डियक साइकिल और हार्ट रेट का एक रिलेशनशिप है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा और समझाऊंगा. कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. अगर आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो आपका कार्डियक साइकिल कम हो जाएगा. एक एग्जांपल दूंगा. व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज तब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है. जब आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक साइकिल का टाइम कम हो गया. इसका मतलब क्या है कि ये डायसिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक के जो इवेंट्स हैं वो जल्दी होंगे क्योंकि उन्हें टाइम कम मिला है. इन इवेंट्स को कम टाइम के अंदर पूरा होना है. तो इन इवेंट्स को जब कम टाइम के अंदर पूरा होना है तो उस हार्ट रेट के अंदर ज्यादा कार्डियक साइकिल आ जाएंगी. तो हार्ट रेट अगर बढ़ेगा तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा. द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. आपका हार्ट रेट बढ़ा और आपका कार्डियक साइकिल कम हो गया. जो अगली चीज इसमें नहीं दी है वो मैं आपको बताऊंगा कि जब हार्ट रेट बढ़ेगा जब आपका, जाहिर सी बात है कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम होगा. तो कार्डियक साइकिल के अंदर मैंने दो चीज आपको बताई थी, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. ओके, इन दोनों में से किस चीज का ड्यूरेशन ज्यादा कम होगा? एक चीज का ड्यूरेशन ज्यादा कम होगा, वो चीज है आपकी डायस्टोलिक. अभी हम डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक को भी समझाएंगे कि ये क्या होते हैं दोनों, इसका मतलब क्या होता है. जब भी आपकी डायस्टोलिक फेज होगी और हार्ट रेट आपका बढ़ रहा होगा, इट विल डिक्रीज मोर. ठीक है, अभी मैं इसका लिंक करूंगा आगे जाकर. बस इतना याद रखिए कि कार्डियक साइकिल के अंदर जब भी हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी डायस्टोलिक फेज ज्यादा सफर करेगी. डायस्टोलिक फेज ज्यादा सफर करेगी मतलब आपकी डायस्टोलिक फेज ज्यादा डिक्रीज आएगा. आपकी डायस्टोलिक फेज के अंदर ज्यादा डिक्रीमेंट आएगा. ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया कार्डियक साइकिल का हार्ट रेट के साथ. अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है डायस्टोलिक, क्या होता है सिस्टोलिक. जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जब भी आपका हार्ट कंप्रेस होगा, ब्लड को अपने आप अंदर से रश आउट करेगा, जब भी उसको धक्का देगा, उस स्टेज को कहते हैं सिस्टोलिक. जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा, जब आपका हार्ट फैल रहा होगा, उस स्टेज को कहा जाता है डायस्टोलिक. तो हार्ट की दो स्टेजेस, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. डायस्टोलिक इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट while systolic is contraction of heart muscles. ठीक है, दो बात क्लियर होनी चाहिए कि डायस्टोलिक आपका रिलैक्सेशन होता है, सिस्टोलिक आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो कार्डियक साइकिल को हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक. जो सारे काम सिस्टोलिक के अंदर हो रहे हैं, जो सारे काम आपके डायसिस्टोलिक के अंदर हो रहे हैं,
उस पूरी ड्यूरेशन को कहा जाएगा आपका कार्डियक साइकिल। अभी मैंने कहा था कि डायसिस्टोलिक आपकी ज़्यादा सफ़र करती है जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है। अब आपका डायसिस्टोलिक सफ़र कर रहा है। डायसिस्टोलिक के अंदर क्या हो रहा था? आपका रिलैक्सेशन। डायसिस्टोलिक इज द रिलैक्सेशन स्टेज ऑफ योर हार्ट। जब भी रिलैक्सेशन होता है, ये जाहिर सी बात है कि खून ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। ब्लड इज कलेक्टेड इन योर हार्ट। जब भी आपका रिलैक्सेशन होगा तो आपका ब्लड एक्यूमुलेट होगा आपके हार्ट के अंदर। अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपका हार्ट पंप आउट हो रहा है, ब्लड पंप आउट हो रहा है फ्रॉम योर हार्ट। तो डायस्टोलिक स्टेज अगर लंबी चलेगी तो ज़्यादा ब्लड आएगा। अगर आपकी डायस्टोलिक स्टेज जल्दी खत्म हो गई तो उसके अंदर कम ब्लड इकट्ठा होगा। सो जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो डायसिस्टोलिक के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। अगर हार्ट रेट बढ़ा तो आपकी डायस्टोलिक का ड्यूरेशन कम हो गया। डायस्टोलिक का ड्यूरेशन कम हो गया तो हार्ट के अंदर कम ब्लड कलेक्ट हुआ। जब कम ब्लड कलेक्ट होगा तो अगली स्टेज के अंदर हार्ट कम ब्लड फेंकेगा, पंप करेगा आपके ऑर्गन्स तक। सो जब भी आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो आपका डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आपके हार्ट के अंदर रहता है डायसिस्टोल के बाद। ओके, डायस्टोल के बाद आपका जो वॉल्यूम हार्ट के अंदर बचेगा उसको कहा जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा योर डायस्टोलिक वॉल्यूम इज डिक्रीज, इसका मतलब डायस्टोलिक का ड्यूरेशन कम हुआ। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा तो ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल कम हुआ, जो कि आपके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम करेगा और अगली फेज के अंदर आपका हार्ट कम ब्लड पंप आउट करेगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। अब हम समझते हैं अगली क्या लाइंस लिखी हैं यहाँ पर। टोटल ड्यूरेशन इन सेम इन बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, हम कार्डियक साइकिल को दो जगह पढ़ते हैं। ओके, एक एट्रिया के अंदर, एक आपका वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, आपकी टोटल ड्यूरेशन जितनी भी होती है, यह आपकी फिजियोलॉजिकल ड्यूरेशन है। ठीक है, नॉर्मल। मैंने आपको बता दिया हार्ट रेट के साथ ड्यूरेशन चेंज होगी। तो टोटल ड्यूरेशन जितनी भी होती है आपकी 0.8 सेकेंड, वो आपकी सेम रहेगी। एट्रिया के अंदर भी सेम रहेगी और वेंट्रिकल के अंदर भी सेम रहेगी। सो आपकी टोटल ड्यूरेशन इज सेम इन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। लेके चलते हैं 0.8 सेकेंड है, नॉर्मल कंडीशन है। तो आपकी 0.8 सेकेंड एट्रिया के अंदर भी मिलेगी देखने को और 0.8 सेकेंड वेंट्रिकल्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन इज सेम। ओके, अगला है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर एट्रियम एंड वेंट्रिकल। टोटल ड्यूरेशन तो दोनों के लिए सेम थी जी। ठीक है, अब यहां पे लिखा है कि डिफरेंट क्या है, वो है आपका सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। हमने कार्डियक साइकिल को दो चीजों में डिवाइड करा था, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। ठीक है, कुछ टाइम डायसिस्टोलिक के अंदर गुजरेगा, कुछ टाइम सिस्टोलिक के अंदर गुजरेगा। तो ये जरूरी नहीं कि जो टाइम एट्रिया के अंदर डायसिस्टोलिक टाइम है वही सेम डायस्टोलिक टाइम वेंट्रिकल के अंदर हो, और जो टाइम सिस्टोलिक एट्रिया का है वही टाइम वेंट्रिकल से भी ले अपनी सिस्टोलिक फेज में। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सो दे आर नॉट इक्वल। ओके, अभी हम आगे इसको समझाएंगे और डिटेल्स में कि वेंट्रिकल्स के अंदर और एट्रिया के अंदर डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक कैसे अलग होता है। सो दिस पॉइंट विल बी कवर्ड लेटर इन द स्लाइड्स। ओके, डायसिस्टोलिक इज ग्रेटर देन सिस्टोलिक। ओके, डायसिस्टोलिक का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो हमेशा सिस्टोलिक से बड़ा होगा, चाहे वो एट्रिया के अंदर हो चाहे वो वेंट्रिकल के अंदर हो। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेशन अलग अलग है, तो आगे हमने स्लाइड में ये पढ़ना है कि एट्रियम के अंदर कितना ड्यूरेशन होता है और वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ड्यूरेशन होता है। तो हर कार्डियक साइकिल को हमने डिवाइड कर दिया है 0.8 सेकेंड की दो फेजेस में, 0.8 सेकेंड की दो फेजेस में, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। जो आपका एट्रिया है उसको सिस्टोलिक फेज 0.1 सेकेंड का टाइम मिला सिस्टोलिक फेज में, लेकिन डायसिस्टोलिक को 0.7 का टाइम मिल गया, तो आपकी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की बन गई। जो आपका वेंट्रिकल है उसकी सिस्टोलिक फेज को 0.3 सेकेंड मिला, जबकि उसकी डायसिस्टोलिक फेज को 0.5 सेकेंड मिला, तो आपका टोटल 0.8 सेकेंड बन गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनालाइज करिए कि 0.8 तो चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल सेम रहेगी, जो कि नॉर्मली 0.8 सेकेंड होती है। लेकिन
डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक एट्रिया का अलग हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता, होगा, एट्रिया का अलग होगा एंड वेंट्रिकल का अलग होगा। तो ये पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करे, ड्यूरेशन, कैसे डिवीजन होता है इनका, एट्रिया का अलग, वेंट्रिकल का अलग। तो यहां तक हमारा बेसिक था कार्डियक साइकिल के बारे में। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या अभी हमने डिस्कस किया था कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स का अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ईयर के, या फिर जो भी हम पढ़ते हैं रेफरेंस लेकर, वो हमारा वेंट्रिकल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है। तो जो भी डॉक्टर बनने जा रहा है, जिसको भी फिजियोलॉजी पढ़नी है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज होता है तो आपकी बॉडी को प्रॉपरली पंप नहीं होगा ब्लड। तो हम जितनी भी ये कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल्स। कल को कोई ये मत कहना कि हमने एट्रिया की सर कि हमने गलत पढ़ लिया कि एट्रिया कुछ और होती है, वो आप एट्रिया की पढ़ लें, लेकिन जो नॉर्मली पढ़ाई जाती है, जो पढ़ी जाती है कॉलेजेस के अंदर, वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। जो हमारे कोर्स के अंदर है, जो गाइटन के अंदर है, वो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की है, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया गया है। सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड हमने अभी पढ़ा था, वेंट्रिकल्स में होता है, और आपका डायस्टोलिक 0.5 सेकेंड होता है, ठीक है। 0.3 सेकेंड ये याद रखना, 0.5 सेकेंड, तो टोटल आपका बैठेगा आपका 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब सिस्टोलिक 0.3 आ रहा है, 3 से यहां से आप उठाइए 3 फेजेस, ठीक है। 0.5 से 5 उठाइए और 5 फेजेस। तो आपका सिस्टोलिक छोटा होता है हमेशा, डायस्टोलिक बड़ा होता है। तो डायस्टोलिक के अंदर 0.5 सेकंड मिला, सिस्टोलिक के अंदर 0.3 सेकंड मिला, डायस्टोलिक के अंदर 5 फेज देखने को मिली, और सिस्टोलिक के अंदर 0.3 सेकंड था, तो इसके अंदर 3 फेजेस देखने को मिली। तो इतनी बात याद रखिए वेंट्रिकल्स के लिए। अब हम पूरा का पूरा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 3 फेजेस के अंदर और 5 फेजेस के अंदर पढ़ेंगे। मतलब टोटल हमें अभी 8 फेजेस पढ़नी है। सो तैयार रहिए, ठीक है। काफी इजी फेजेस हैं। ओके, सिस्टोलिक फेजेस। व्हाट इज सिस्टोलिक? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उस फेज को कहेंगे सिस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक फेज के अंदर 3 फेजेस की बात कही गई है। एक है आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अगला है आपका रैपिड इजेक्शन फेज, और लास्ट है आपका स्लो इजेक्शन फेज। पहले मैं यहाँ पे वर्ड्स के मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद हम जल्दी जल्दी डिटेल में सारा थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। डिटेल तो नहीं है इनके बारे में ज़्यादा। तो फर्स्ट इज आइसो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, आइसो मतलब कांस्टेंट, जो चीज आपकी बदल नहीं रही उसको कहा जाएगा आइसो। अगला है आपका वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूम को पता ही आपको, वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम से है। कॉन्ट्रैक्शन कहां से आ गया? कॉन्ट्रैक्शन आपका सिस्टोल से आ गया। आपकी सिस्टोलिक फेजेस डिस्कस हो रही हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम, हार्ट कम होना, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगली फेज है आपकी रैपिड इजेक्शन फेज। इजेक्शन का मतलब है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा की तरफ जाएगा, मतलब इजेक्ट हो गया, मतलब बाहर फेंक दिया गया। जब भी ब्लड बाहर गया उस फेज को कहेंगे आपका इजेक्शन फेज। और इजेक्शन फेज के अंदर भी 2 फेजेस हैं, रैपिड इजेक्शन फेज एंड स्लो इजेक्शन फेज। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, फास्ट, और स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे। तो सबसे पहले प्रेशर हार्ट के अंदर ज्यादा होगा, तब हार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर खून भरा हुआ है, उसके अंदर ब्लड है, तब वो कंप्रेस होगा। तो उस तेजी को कहा जाएगा रैपिड इजेक्शन फेज। धीरे 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 उसके अंदर प्रेशर कम होता रहेगा, लेकिन ब्लड अब भी बाहर जाता रहेगा। प्रेशर कम हो रहा है लेकिन ब्लड अब भी बाहर जाएगा, उस फेज को कहा जाएगा आपका स्लो इजेक्शन फेज। तो ये 3 फेजेस अभी जल्दी से हम नीचे देख लेंगे सिस्टोलिक के अंदर। दिस वन इज योर आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मैं समझा चुका हूं आपको वर्ड का मतलब क्या है। व्हाट इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? आइसो वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया आइसो वॉल्यूमेट्रिक। लेकिन एक चीज आपकी चेंज हो रही है, वो है आपका प्रेशर। एक बात जाहिर सी है, जब भी आपका वॉल्यूम सेम है और
हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? एक आपने बलून के अंदर हवा भर दी, पूरा बंद है बलून, वॉल्यूम उसका सेम है क्योंकि उसके अंदर गैस आपकी सेम है। ऐसे ही आपका हार्ट का वॉल्यूम सेम है, हार्ट का वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जैसे कि आपने बलून्स के साथ उसको कंपेयर कर दिया। अगर बलून को आप कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? थोड़ा सोच के बताना कि प्रेशर उसके अंदर बढ़ेगा। सही है कि उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे ही आपके हार्ट के अंदर है, हार्ट के अंदर क्या भरा है अभी, क्या भरा हुआ है आपके अंदर है अभी? ब्लड। ब्लड इज देयर इन द हार्ट एंड एयर थी बलून के अंदर, दोनों के अंदर कंप्रेशन कीजिए, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर विल इंक्रीज, डेफिनेटली प्रेशर विल इंक्रीज। सो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपका वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट योर प्रेशर इज इंक्रीजिंग। मिट्रल वाल्व, अगला पॉइंट है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व क्या है ये? मिट्रल वाल्व is the atrioventricular valve, और स्पेसिफिक कहूं तो लेफ्ट साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के वेल्व्स को कहा जाता है मिट्रल वेल्व, जिनको दूसरे नाम से कहा जाता है बाइकस्पिड। मैं लिख देता हूं जो मैं एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा। ओके, वेल्व्स को कहा जाता है बाइकस्पिड वेल्व, आपके मिट्रल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व। तो आपके यहाँ मिट्रल वेल्व जो है क्या होते दिखेंगे? सही, बिल्कुल क्लोज, मिट्रल वेल्व क्लोज हो जाएंगे। और तब भी आपका कोई भी वेल्व अगर बंद होता है तो हार्ट के अंदर एक साउंड देखने को मिलती है, जिनको हार्ट साउंड्स कहा जाता है। और जो बात याद रखनी है आपको कि मिट्रल वेल्व जब भी क्लोज होगा तो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी, जिसको डिनोट किया जाता है बाई S1। सो योर फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज S1 इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ योर मिट्रल वेल्व, जो कि देखने को मिलेगी और आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, इतना याद रखा। अगला है आपका आयोटिक वेल्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपका हार्ट जिसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो चुका है, ब्लड कहाँ से आ रहा था? आपका एट्रिया से। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के अंदर जो वेल्व, मिट्रल वेल्व था, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड के जो वेल्व्स थे वो खुले थे। अभी ब्लड इकट्ठा हो रहा है, मतलब आयोटा के अंदर जो वेल्व्स थे, आयोटिक वेल्व्स, वो बंद होंगे, तभी ब्लड इकट्ठा हो पा रहा है। ठीक है, अब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गया, सिस्टोलिक फेज स्टार्ट हो गई आपके वेंट्रिकल की। तो सबसे पहले तो प्रेशर से आपका मिट्रल वेल्व ऊपर की तरफ बंद हो जाएगा, जो मैंने यहाँ बताया, मिट्रल वेल्व विल क्लोज प्रेशर के साथ। तब मिट्रल वेल्व क्लोज होगा तो पहली हार्ट साउंड आएगी, जिसको कहा जाएगा S1। जब आपका प्रेशर बढ़ेगा हार्ट के अंदर तो मिट्रल वेल्व तो आपका क्लोज हो गया, मिट्रल वेल्व आपका क्लोज हो गया। ठीक है, ये मिट्रल वेल्व क्लोज हो गया और यहां से आपका, मैं ऐसे ही, दिस इज नॉट अ एक्यूरेट डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम बना रहा हूं। जब भी आपका प्रेशर इंक्रीज होने लगा, ये वेल्व आपका क्लोज हो गया, तो प्रेशर पड़ेगा आपका आयोटिक वेल्व के ऊपर। तो यहां पर आपका आयोटिक वेल्व खुल गया। तो क्या समझाने की बात है कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपका मिट्रल वेल्व आपका बंद हो जाएगा और आपका आयोटिक वेल्व खुल जाएगा। लेकिन आयोटिक वेल्व के खुलने से कोई आवाज नहीं आती, सो ध्यान रखना। पता चली कि आपने बोल दिया कि सेकेंड हार्ट साउंड आ रही है इधर, जस्ट बाय क्लोजर ऑफ वेल्व। जब भी कोई वेल्व क्लोज होगा तो आपकी हार्ट साउंड देखने को मिलेगी, मिट्रल वेल्व क्लोज हुआ तो आपकी S1 साउंड आ गई। तो आयोटिक वेल्व खुल गया तो ये फेज यहाँ पे खत्म हो गई। जब भी आयोटिक वेल्व खुल गया तो आपकी प्रेशर जो है कम होने लगा, अब ब्लड बाहर जाने लगा। तो अब आइसो वॉल्यूम जैसा कुछ नाम रहा ही नहीं है। जब भी ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड कम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होने लगा, मतलब आइसो वॉल्यूम जैसी नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। तो इस फेज का अंत हो गया। दिस फेज इज एंडेड बाय द आयोटिक वेल्व ओपनिंग। तो आयोटिक वेल्व आपके खुल गए तो आपकी ये फेज खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सब था आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अगला था आपका रैपिड इजेक्शन फेज। ठीक है, वर्ड्स के वो मैंने समझा दिया था। रैपिड का मतलब फास्ट एंड इजेक्शन मतलब ब्लड इज पंपिंग आउट। ओके, तो वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। जाहिर सी बात है, आपका भी आयोटिक वेल्व खुला है। मैं यहाँ पे डायग्राम समझाऊंगा कि अभी आपका मिट्रल वेल्व बंद हो चुका है, लेकिन आपका
आयोटिक वेल्व अभी खोला गया है, आयोटिक वेल्व आपका खोला गया है, ठीक है, इट्स ओपन राइट नाउ, ओके, व्हेन इट्स ओपन राइट नाउ इट्स कॉजेज इजेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड को बाहर फेंका जा रहा है। और आपने एक बात देखी होगी कि जब भी गुब्बारे के अंदर ज्यादा हवा होती है तब भी वो ज्यादा फैला होता है, जब भी रबड़ को ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है तो तब उसको छोड़ा जाता है कि तो वो ज्यादा प्रेशर से वापस आती है, ज्यादा प्रेशर से वापस आती है। जब भी आप रबड़ को ज्यादा खींचेंगे तो वो ज्यादा प्रेशर से वापस जाएगी, और अगर कम खींचेंगे तो वो कम प्रेशर से वापस जाएगी। तो ऐसा ही देखने को मिलता है हार्ट के अंदर, जिसको मैं आगे शायद पढ़ाऊंगा किसी टॉपिक में, जिसको कहा जाता है फ्रांस स्टार्लिंग लॉ, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। ये एक लॉ है हार्ट से रिलेटेड जिसको फ्रैंक स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। और इस लॉ के अंदर कहा जाता है कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा फैल रही है, जब भी कोई चीज़ को ज़्यादा खींचा जा रहा है, जब उसको छोड़ा जाएगा तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ वापस आएगी। दिस इज योर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपका इजेक्शन फेज के अंदर। इजेक्शन फेज के अंदर एक इजेक्शन फेज है आपकी रैपिड, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अगली पढ़ेंगे स्लो इजेक्शन फेज। जब भी आपका हार्ट के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम था तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप बैक हुआ, वापस गया, तो जो ब्लड था उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा और वो रैपिडली सारा बाहर की तरफ भागा, आयोटा की तरफ भागा, वो सारा का सारा ब्लड आयोटा की तरफ भागा। वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस कॉज इजेक्शन ऑफ योर ब्लड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात यह है कि 2/3 इंपॉर्टेंट है, डेटा को याद रखना कि 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज इजेक्टेड। हम यहाँ पे इजेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब खाली हो रहा है। तो तब तेजी के साथ किसी चीज को आप खाली कर रहे हैं तो कोई चीज ज्यादा निकलेगी, ठीक है। आप किसी चीज पे ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो चीज ज्यादा होगी, तो उस प्रेशर ज्यादा लग रहा था तो उसमें से ज्यादा ब्लड बाहर आ गया। 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड आपका आयोटा की तरफ चला गया। आयोटा कहां लेके जाएगा उसको? आयोटा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, तो आपके ऑर्गन्स तक उसको लेके जाएगा। तो ये हो गई आपकी रैपिड इजेक्शन फेज। स्लो इजेक्शन फेज तो काफी इजी हो गई। अब स्लो इजेक्शन फेज का मैं समझा चुका हूँ, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। आपका वॉल्यूम कम हो रहा है धीरे धीरे, तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। हार्ट कम प्रेशर के साथ रिकॉइल होगा, हार्ट तब कम प्रेशर के साथ रिकॉइल होगा, तो बचा कुचा जो वॉल्यूम था आपका 1/3 वॉल्यूम वो आपका इजेक्ट हो गया, वो आपका निकल गया। तो अभी तक हमने 3 स्टेजेस पढ़ी हैं सिस्टोलिक के अंदर, ओके। 3 स्टेजेस हमने सिस्टोल के अंदर पढ़ी। आपका सबसे पहले था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आपका हार्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि आपका मिट्रल वेल्व बंद हो गया और आपका आयोटिक वेल्व खुल गया। अगली स्टेज थी आपकी इजेक्शन स्टेज। पहली थी रैपिड, दूसरी थी स्लो इजेक्शन फेज। रैपिड के अंदर 2/3 ऑफ ब्लड बाहर आ गया और स्लो के अंदर 1/3 ऑफ ब्लड बाहर आ गया। तो ये पूरा आपका एक सिस्टोलिक साइकिल कंप्लीट हो गई 0.3 सेकंड की। अब हम 0.5 सेकंड की डायस्टोलिक साइकिल को कवर करेंगे। 0.5 सेकंड की डायस्टोलिक साइकिल कवर होगी। प्रोटोडायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग एंड एक्टिव फिलिंग। तो ये सारी जो है फेजेस हैं आपकी डायस्टोल की। सबसे पहले है प्रोटोडायस्टोल। मैं पहले यहाँ पे वर्ड्स को तोड़ देता हूं। प्रोटो का मतलब होता है पहले, प्रिमिटिव, एक तरह से देखिए प्रिमिटिव या फिर अर्ली। प्रोटो का मतलब हो गया अर्ली। अर्ली डायस्टोल मतलब डायस्टोल के अंदर सबसे पहली फेज जो है प्रोटोडायस्टोल है। मतलब अभी डायस्टोल जो है शुरू ही इसके साथ होगा। पहले प्रोटोडायस्टोल फेज आएगी, उसके बाद आपका डायस्टोल शुरू होगा, तो अर्ली डायस्टोल भी कह सकते हैं उसको। अगली आपकी आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसो मतलब हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूमेट्रिक हो गया वॉल्यूम, और आपकी ये फेज पूरी की पूरी डायस्टोलिक फेज है, तो उस हिसाब से आपकी ये रिलैक्सेशन यहां पर आ गया, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो है थर्ड स्टेज रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड एक्टिव फिलिंग फेज। ये तीनों की तीनों आपकी देखने को मिल रही हैं फिलिंग फेज। क्या मिल रही है आपको? फिलिंग फेज, ठीक है। फिलिंग फेज के अंदर सबसे पहली थी आपकी रैपिड फिलिंग। अभी हमने सिस्टोलिक के अंदर पढ़ा था 2 इजेक्शन फेज थी। पहले आपका ब्लड निकाल रहे थे हम, किसके अंदर? सिस्टोलिक के अंदर। अब डायस्टोलिक के अंदर ब्लड इकट्ठा करना है, तो पहले आप ब्लड को रैपिडली इकट्ठे करते हैं, फिर बाद में आप ब्लड को स्लोली इकट्ठा करते हैं। फिर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रिया कौन सा वाला? राइट साइड वाला, होते तो दोनों हैं, सॉरी लेफ्ट साइड वाला।
तब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड आ रहा है, तो इसको कहा जाएगा आपका एक्टिव फिलिंग फेज। कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा एक्टिव फिलिंग स्टेज। और दो आपकी जो फेजेस हैं, रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग, इसके अंदर रिलैक्सेशन हो रहा है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो रहा है, जिस वजह से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको एक्टिव फिलिंग वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, पैसिव फिलिंग होती है, ठीक है। दिस इज योर पैसिव फिलिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, वी विल डिस्कस लेटर इन द स्लाइड्स अबाउट ईच स्टेज इन डिटेल। दिस वन इज योर प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल का मतलब क्लोजिंग ऑफ आयोटिक वाल्व। मैंने आपको बताया था कि प्रोटोडायस्टोल मतलब अर्ली डायस्टोल हो गया। अर्ली डायस्टोल मतलब सबसे पहले क्या होगा, आपका वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। अभी सिस्टोलिक के अंदर आपने वेंट्रिकल के अंदर क्या हरकतें करी थी, आपने आयोटिक वाल्व को खोला था और आपने मिट्रल वाल्व को बंद कर दिया था। अब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगा है, रिलैक्स हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपका आयोटा बंद कराओ, आयोटिक वाल्व को बंद करा दो। सो आयोटिक वाल्व का क्लोजर हो रहा है जी। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्लोजिंग होगी तब एक हार्ट साउंड सुनने को मिलती है, ओके। जो हार्ट साउंड यहाँ पर सुनने को मिलेगी ड्यू टू क्लोजर ऑफ आयोटिक वाल्व, वो होगी आपकी सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको कहा जाएगा S2। सो सेकेंड हार्ट साउंड और S2 विच इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ योर आयोटिक वाल्व, वो देखने को मिलेगी आपकी प्रोटोडायस्टोल, जो कि पार्ट है आपका डायस्टोल फेज, जो कि 0.5 सेकेंड की होती है, और ये सबसे पहला फेज है आपका डायस्टोल के अंदर, ठीक है। तो प्रोटोडायस्टोल के अंदर इतना ही देखना था आपको, ठीक है। अगला है हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब सब कुछ आपका वर्ड ही बता दे रहा है। आइसो मतलब हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूमेट्रिक हो गया वॉल्यूम, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल की बात हो रही है। अब आपका आयोटिक वाल्व तो बंद हो गया, आयोटिक वाल्व बंद हो गया, अभी मिट्रल वाल्व बंद है। मिट्रल वाल्व आपका सिस्टोलिक से बंद है, ठीक है। मिट्रल वाल्व भी बंद है, आयोटिक वाल्व भी बंद है, लेकिन आपका वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने लगा है। अब एक बात याद रखना कि जब भी, याद क्या साइंटिफिक है कि जब भी किसी क्लोज्ड वॉल्यूम को वॉल्यूम बढ़ाएंगे, क्लोज चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर प्रेशर कम होगा। वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेशन टू प्रेशर, यू नो, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, अगर टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो अब यहाँ पर आपका ब्लड जो है नहीं है, आपका वेंट्रिकल पूरा खाली हो चुका था सिस्टोल के अंदर, और आपका वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो रहा है। आयोटिक वाल्व भी बंद है, मिट्रल वाल्व भी बंद है, तो जाहिर सी बात है आपका प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हो गया, और वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहा, बिकॉज आयोटिक एंड मिट्रल वाल्व दोनों के दोनों आपके बंद है। तो आयोटिक और मिट्रल वाल्व दोनों बंद हैं, और आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने शायद गलत बोल दिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रिलैक्सेशन हो रही है, मतलब रिलैक्सेशन हो रही है। अब कुछ लोग, एक बात आपको समझाऊंगा, एक जो मिसकंसेप्शन बन जाता है वो ये बोलेंगे कुछ लोग कि रिलैक्सेशन हो रहा है ना, रिलैक्सेशन हो रहा है मतलब वेंट्रिकल की मसल फैल रही हैं, तो आप बार बार बोल रहे हो कि आइसो वॉल्यूम कैसे है ये। आइसो वॉल्यूम को आप रिलैक्सेशन के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, रिलैक्सेशन तो हार्ट का चलता ही रहेगा, लेकिन आइसो वॉल्यूमिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड कांस्टेंट है। हम वॉल्यूम को डिसाइड करते हैं उसके अंदर जिस चीज का वॉल्यूम है उससे, उसके नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करते हैं। उसके अंदर अभी कोई भी ब्लड नहीं है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अभी भी रिलैक्सेशन हो रही है, जिस वजह से आपका प्रेशर कम होगा। सो ये स्टेज आपकी है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वॉल्यूम विल रिमेन सेम बट प्रेशर विल डिक्रीज, विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेजेस, दैट इज योर रैपिड फिलिंग स्टेज एंड स्लो फिलिंग स्टेज। ये दोनों की दोनों सबसे पहली तो पैसिव फिलिंग स्टेज है। अब आपका प्रेशर जो है कम हो गया, ठीक है। अब प्रेशर कम हो गया तो वैक्यूम थोड़ा थोड़ा क्रिएट होने लगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक ऐसी रफ सा डायग्राम बना दिया, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ओके, ओरिएंट हो जाइए, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपका आयोटिक वाल्व है, सॉरी मिट्रल वाल्व है, दिस वन इज योर आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व एंड इट्स योर मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब आपका प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जब भी प्रेशर कम होगा तो वैक्यूम क्रिएट होने लगा। जब वैक्यूम की स्थिति आ गई तो ये मिट्रल वाल्व आपका खुल जाएगा, मिट्रल वाल्व खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्लड
भी इकट्ठा हो रहा है आपके एट्रिया के अंदर, आपका ब्लड एट्रिया के अंदर इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, और नीचे जो है प्रेशर कम हो रहा था, तो वैक्यूम की स्टेज आ गई। वैक्यूम की स्टेज आ गई मतलब मिट्रल वेल्व को खुलना पड़ेगा, तो मिट्रल वेल्व आपका खुल जाएगा, जिस वजह से आपकी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपकी ज़्यादा ब्लड गिरेगा, तब ऊपर से तब ज़्यादा ब्लड था, प्रेशर ज़्यादा था एट्रिया के अंदर, जाहिर सी बात है, तो आपका ब्लड ज़्यादा गिरेगा। तो इसको कहा जाएगा रैपिड फिलिंग स्टेज। पहले तो ब्लड फास्ट एकदम से गिरेगा, उसके बाद धीरे धीरे ब्लड स्लो होता जाएगा, उसको कहा जाएगा डायस्टेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी डायस्टेसिस का मतलब क्या होता है आपका स्लो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग दोनों की दोनों स्टेजेस आपकी कॉन्ट्रैक्शन में हो ही नहीं रही, रिलैक्सेशन के टाइम पे हो रही हैं। रिलैक्शन मतलब एटीपी का कोई खर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपकी पैसिव फिलिंग हो गई। सो दिस इज योर पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, जिसके अंदर आपका ऑलमोस्ट 80% ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर भर जाता है, मतलब 80% वेंट्रिकल्स भर जाते हैं आपके। लास्ट वन इज योर एक्टिव फिलिंग स्टेज। एक्टिव का मतलब क्या है, आपका एटीपी खर्च हो रही है, एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है क्योंकि किसी चीज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा जी। एक्टिव फिलिंग मतलब है आपका एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना, और एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, अभी आपका वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा है, ठीक है, तो एनर्जी वेंट्रिकल्स के अंदर तो यूटिलाइज होने से रही, तो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो सकती है, सोचिए, एट्रिया। मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सिस्टोल और डायस्टोल साथ साथ चलेगा। अगर वेंट्रिकल्स का डायस्टोल चल रहा है तो एट्रिया का सिस्टोल चल रहा होगा, और एट्रिया का सिस्टोल मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बचा कुचा जो ब्लड था एट्रिया के अंदर वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, और वो वेंट्रिकल्स को 20% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल्स आपके 80% भर चुके थे, अभी 20% भरने बाकी थे, वो आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भर जाएंगे। सो दिस इज योर एक्टिव फिलिंग फेज। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया आपका डायस्टोलिक। सो डायस्टोलिक कंप्लीट हो गया, यहाँ पर सिस्टोलिक हमने कर लिया था। डायस्टोलिक के अंदर जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। डायस्टोलिक के अंदर सबसे पहली स्टेज जो आपने पढ़ी थी वो थी प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल के अंदर मतलब अर्ली डायस्टोल मतलब क्लोजर ऑफ आपका आयोटिक वेल्व एंड मिट्रल वेल्व अभी भी बंद है, तो यहाँ पर आपकी सेकंड हार्ट साउंड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टेज इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आपका प्रेशर कम होगा लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। नेक्स्ट वन इज योर 3 stages are there in line and 3 stages are filling stages. तो सबसे पहली स्टेज आपकी रैपिड फिलिंग स्टेज, अगली थी इजेक्शन फिलिंग स्टेज, सॉरी स्लो फिलिंग स्टेज। इन दोनों को कहा जाएगा पैसिव स्टेजेस क्योंकि यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होती। एंड लास्ट वन इज योर एक्टिव फिलिंग स्टेज, यहाँ पर आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, इट इज़ ड्यू टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर 20% वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी और 80% वेंट्रिकुलर फिलिंग आपकी पैसिव है, ठीक है। लेट्स मूव टू दिस इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके वाइवा के अंदर, ठीक है, तो इसको अच्छे से वाइवा के अंदर भी चांसेस हैं, थ्योरी के अंदर भी चांसेस हैं। तो मेरा जब भी वाइवा हुआ था तो ये ग्राफ पूछा गया। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राफ विच इज आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल और इंटरनल हुएवर इट्स दिस। तो व्हाट इज दिस? वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ। आपके वेंट्रिकल के अंदर दो चीज़ चेंज होती हुई या फिर सेम दिख रही थी, एक था आपका वॉल्यूम और एक था आपका प्रेशर। कहीं आपका प्रेशर कम होगा, कहीं आपका प्रेशर बढ़ेगा। एक बात और याद रखना, हम कार्डियक साइकिल के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहना। तो वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, सेम भी रह सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है और सेम भी रह सकता है। तो ये रिलेशन है आपकी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज योर प्रेशर वाइल दिस इज योर वॉल्यूम। तो दो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, प्रेशर इस साइड में वाई एक्सिस में और वॉल्यूम ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है एरो, इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? व्हाट इज दिस? आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस स्टेज को कहा जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देखने को मिलती है? कॉन्ट्रैक्शन आ गया, इट इज सिस्टोलिक फेज। ये आपका सिस्टोलिक फेज का कोई पार्ट होगा, कोई क्या आपका दूसरा सॉरी पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट यही है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।
सिस्टोलिक फेज का, ठीक है। अगला जो पार्ट है आपको देखने को मिलेगा वो देखिए कि आप यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ओके, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब आपका ब्लड कहीं ना कहीं जाने लगा, ब्लड इज गोइंग आउट, ठीक है, ब्लड बाहर जा रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है ना, तो आपका प्रेशर प्रेशर पहले तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कोई चीज ज्यादा स्ट्रेच हो गई है तो रिकॉइल फोर्स ज्यादा होगा जिस वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो आपका रैपिड इजेक्शन जो आपने अभी पढ़ा था, रैपिड इजेक्शन फेज, सिस्टोलिक का जो अगला फेज था वो था आपका रैपिड इजेक्शन फेज, जिसमें प्रेशर के साथ आपका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर के साथ आपका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन धीरे धीरे रिकॉइल फोर्स कम हो जाएगा जिस वजह से आपका प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन आपका वेंट्रिकुलर एम्प्टीइंग, वेंट्रिकल से ब्लड अभी भी बाहर निकलेगा, जिसको कहा जाएगा स्लो इजेक्शन फेज। दिस इज योर स्लो इजेक्शन फेज, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे इजेक्शन हो गए, सिस्टोलिक की यहाँ पर आपकी पहली फेज कवर्ड, यहाँ दूसरी भी कवर्ड हो गई जी, और यहाँ तीसरी भी कवर्ड हो गई, तो 3 फेज होती हैं सिस्टोलिक के अंदर, वो सिस्टोलिक के अंदर तीनों फेज कवर्ड हो गई। अब हम देखते हैं डायस्टोलिक के अंदर क्या क्या हो रहा है। डायस्टोलिक के अंदर सबसे पहली स्टेज होती है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि क्लोजर ऑफ आयोटिक वेल्व, तो इस पॉइंट पर आपका आयोटिक वेल्व्स बंद हो जाएंगे। अब आयोटिक वेल्व बंद हो गए और आपका मिट्रल वेल्व भी बंद है, तो जो स्टेज हमने पढ़ी थी वो थी आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दिस इज योर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ओके फाइन, दिस इज योर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहां पर आप देखेंगे कि ओपनिंग ऑफ मिट्रल वेल्व, ये स्टेज कौन सी होगी, स्टेज नहीं, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की जो है एंड होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इज एंड एट दिस स्टेज। आपके मिट्रल वेल्व खुल गए, अब आपके मिट्रल वेल्व खुल गए, अब क्या होगा, आपका ब्लड जो है गिरना शुरू होगा आपके एट्रिया से आपकी वेंट्रिकल की तरफ। तो अभी वेंट्रिकल आपका रिलैक्स था, रिलैक्स होना शुरू हो रहा है, मतलब खाली खाली था, भरना शुरू होगा, तब भी आपका वेंट्रिकल भरेगा, किसी चीज को आप भरेंगे तो उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपका मिट्रल वेल्व इस पॉइंट पर बंद है और यहाँ पर आपका मिट्रल वेल्व बंद है और यहाँ पर आपका मिट्रल वेल्व अभी खुला है, तो इट्स रिलैक्सिंग, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस पॉइंट पर आपका मिट्रल वेल्व खुला और आपका वॉल्यूम वेंट्रिकल के अंदर बढ़ने लगा, ये बात याद रखना, ये वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, वेंट्रिकल की तरफ बढ़ने लगा। तो सबसे पहले जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बढ़ेगा वो बढ़ेगा रैपिडली, तो फर्स्ट आएगी रैपिड फिलिंग स्टेज, तो यहाँ तक आप मान लीजिए कि रैपिड फिलिंग स्टेज है। फिर आएगी आपकी स्लो फिलिंग स्टेज, तो यहाँ तक आपका कितना ब्लड आ चुका है, यहाँ तक आपका 80% ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पर आपकी पैसिव फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, फाइन। द नेक्स्ट थिंग इज योर एक्टिव फिलिंग, यहाँ पर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है, ठीक है, एट्रिया का सिस्टोल हो चुका है और यहाँ पर आपकी 20% फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखा जाए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपका डायस्टोलिक फेज चला और यहाँ से यहाँ तक हमने तीनों फेज सिस्टोलिक के कवर किए। तो इस पूरी साइकिल को डिवाइड कर दिया जाता है ऐसे, कैसे, ऐसे पूरी की पूरी साइकिल को डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, दिस डायगनली, ठीक है। ऊपर वाली फेज होगी आपकी सिस्टोलिक फेज, नीचे वाली होगी आपकी डायस्टोलिक फेज, नोट कर लेना, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम देखेंगे वेल्व्स का क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर किस किस फेज में क्या क्या वेल्व ओपन हो रहा है, क्या क्या वेल्व क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 50 और यहाँ पर आप देख रहे हैं अबाउट 120, यहाँ पर भी ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे तो 50, ओके फाइन। तो यहाँ पर आप एक प्रेशर है 50 ml, सॉरी वॉल्यूम है, और यहाँ पर है 120 ml, जो आपके दो वॉल्यूम हैं। यहाँ पर 50 क्या था,
50 वो वॉल्यूम था जब आपका वेंट्रिकल पूरा खाली था। 50 इज दैट वॉल्यूम व्हेन योर वेंट्रिकल्स इज कंप्लीटली एम्प्टी। उस वॉल्यूम को मैंने अभी आपको बताया था, वो होता है आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बताया नहीं था, याद रखना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऐसा क्यों? एंड मतलब खत्म, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन। वो वॉल्यूम एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद बचता है उसको कहा जाएगा आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। दिस वन इज योर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो आपका डायस्टोल रिलैक्सेशन के बाद वेंट्रिकल में बचा उसको कहा जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वाइल दिस इज योर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अभी हम आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम नाम की एक चीज होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि क्या होता है आपका 70 ml होता है, और वो बनता कहां से है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था? 120। 120 माइनस 50 कितना बैठा? 70 ml। तो आपका ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम निकल के आता है। सो दिस इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस फ्रॉम ए टू बी इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखना इस चीज को कि स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ के अंदर कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम की बात हो गई है। और स्ट्रोक वॉल्यूम को बता देता हूं क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाई पम्प्ड इन ईच कार्डियक साइकिल बाय योर वेंट्रिकल। आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल या आपका राइट वेंट्रिकल जो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है एक कार्डियक साइकिल के अंदर, जो कि 0.8 सेकेंड होती है नॉर्मली, उस वॉल्यूम को कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और वो यहाँ से निकाली जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोजर ऑफ मिट्रल वेल्व, आपके मिट्रल वेल्व क्लोज हो जाते हैं आपके आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से पहले, और यहाँ पर आपका ओपनिंग ऑफ आयोटिक वेल्व। जाहिर सी बात है यार, आपका जब ब्लड बाहर जाएगा आयोटा के अंदर तो आयोटा के वेल्व को खुलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग ऑफ आयोटिक वेल्व हो गया, और यहाँ से आपका प्रेशर बढ़ा, रैपिड फिलिंग स्टेज, और यहाँ पर आपका रैपिड एम्प्टी इजेक्शन फेज यहाँ पर आपका कम हो गया, किसमें? स्लो इजेक्शन फेज के अंदर। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो हमने देखा उसको कहा गया वॉल्यूम, इसको इरेज कर देता हूँ, वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सारी स्टेजेस ऑफ सिस्टोल और डायस्टोल को कंपैरेटिवली पढ़ लिया, डायस्टोल और सिस्टोल ग्राफ को डिवाइड कर दिया डायगोनली। हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। हमने देखी कि हाँ एक बात रह गई यहाँ पर, हार्ट साउंड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका आयोटिक वेल्व ओपन हो रहा है, लेकिन हार्ट साउंड हम क्लोजर से पढ़ते थे। यहाँ पर आपका ओपन हो रहा है लेकिन हम हार्ट साउंड क्लोजर से पढ़ते थे। क्लोजर ऑफ आयोटिक वेल्व, यहाँ पर आपकी S2 सेकेंड हार्ट साउंड आ जाएगी, और यहाँ पर आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड। तो जल्दी से याद रख लेना कि जो डायगोनल लाइन हमने बनाई थी जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिवाइड कर रही थी, उसी के ऊपर आपकी हार्ट साउंड लाई करेंगी। ऊपर आपकी S2 ड्यू टू क्लोजर ऑफ आयोटिक वेल्व, एंड नीचे आपकी मिट्रल वेल्व के क्लोजर से S1 जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड है, और यहाँ पर आपकी सेकेंड हार्ट साउंड है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक। यस, दिस इज योर लास्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट ग्राफ, जिसको कहा जाता है विगर्स ग्राफ। विगर्स ग्राफ, ठीक है। विगर्स ग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा वो है कि हम इसके अंदर प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। प्रेशर की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, उसके बाद हम इसमें हार्ट साउंड की बात करते हैं, और इसके अंदर हम ECG की भी बात करते हैं। ECG मैं अब यहाँ नहीं समझा पाऊंगा आपको, जब ECG समझाऊंगा तब से देखना, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम्स एंड हार्ट साउंड एंड साउंड्स। जो हार्ट साउंड्स हम पढ़ते हैं उस डिवाइस को कहा जाता है फोनोकार्डियोग्राम, जो कि हार्ट साउंड को स्टडी करेगा, और जो मशीन आपकी ECG निकालेगी उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाएगा। So this is your electrocardiograph which is recorded by your electrocardiogram, ठीक है, ओके। तो हम इसमें सारी फेजेस, जैसे हमने वॉल्यूम फ्लो लूप के अंदर मैंने दिखाया था, वॉल्यूम फ्लो कर्व के अंदर आपको दिखाया था, वैसे की वैसे सारी की सारी स्टेजेस यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दिस इज योर एट्रियल प्रेशर एंड दिस इज योर वेंट्रिकुलर प्रेशर, एंड दिस ग्राफ डॉटेड ग्राफ इज योर आयोटिक प्रेशर। आयोटिक प्रेशर की बाद में बात करेंगे, पहले हम एट्रियल और वेंट्रिकुलर की बात करते हैं, ठीक है। तो 0.8 -1 यहां से यहां तक
यहाँ से यहाँ तक जो स्टेज है वो आपकी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल है। ये गलत लिख दिया आप पे, 0.8 सेकेंड की आपकी पूरी कार्डियक साइकिल है, और जिसके अंदर सिस्टोल आपका 0.3 सेकेंड होगा और डायस्टोल आपका 0.5 सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। अब मैं ऊपर आपको समझाऊंगा हर फेज सिस्टोलिक की और डायस्टोलिक के अंदर। सिस्टोलिक के अंदर जो सबसे पहली फेज हमने पढ़ी थी वो थी आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टोल। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मैंने बताया था वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम आप कहेंगे यार वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। देखिए वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है ना, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत इतना मिनिमल चेंज है ना वॉल्यूम के अंदर, तो इसको आइसोवॉल्यूमिक मान लिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड लीक आउट होगा किसी ना किसी वाल्व से, तो ये थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जिसको कहा जाएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जो अगला फेज देखने को मिलता था आपको वो था आपका इजेक्शन फेजेस। इजेक्शन फेज के अंदर दो फेज थे, रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन फेज। रैपिड इजेक्शन फेज के अंदर प्रेशर आपका बढ़ता था लेकिन वॉल्यूम आपका कम होता था। प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम आपका कम होगा। ये आपका प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद आती है आपकी स्लो इजेक्शन फेज। ये आपका रैपिड इजेक्शन और ये आपका स्लो इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और स्लो इजेक्शन के अंदर वॉल्यूम अभी भी कम हो रहा है लेकिन प्रेशर आपका कम हो गया। यहां तक आपकी सिस्टोल कंप्लीट। अगला आता है आपका डायस्टोलिक फेज। डायस्टोलिक फेज के अंदर वेंट्रिकल के अंदर सबसे पहली फेज जो मैंने बताई थी वो थी प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल के अंदर क्या होता था, आपका आयोटिक वेल्व बंद हो जाता था। तो यहाँ पर मैं आयोटिक वेल्व अभी बंद करा कर दिखाऊंगा आपको। आयोटिक वेल्व यहाँ बंद हो गया। दिस इज योर फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, सॉरी S2 क्या लिख दिया, S2। दिस इज योर सेकेंड हार्ट साउंड S2। अभी फर्स्ट हार्ट साउंड पे दिखाऊंगा आपको। सेकेंड हार्ट साउंड होगी S2 और यहाँ पर आपका आयोटिक वेल्व खुल गया और इस स्टेज को कहा जाएगा प्रोटोडायस्टोल। ठीक है, प्रोटोडायस्टोल। अगली जो फेज है वो है आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। प्रोटोडायस्टोल के बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। वॉल्यूम सेम रहेगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग बाय वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसके अंदर बाइकस्पिड वेल्व खुल जाएगा। हमने बताया था आपको कि जब भी आपका रिलैक्सेशन होगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से आपका मिट्रल वेल्व खुल जाएगा। तो मिट्रल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व मैंने बताया था आपको, ये खुल जाएगा। अगली स्टेज आती है आपकी इजेक्शन स्टेजेस। डायस्टोल के अंदर आपकी सॉरी फिलिंग स्टेजेस। तो फिलिंग स्टेज को हम 3 स्टेजेस में पढ़ते थे, रैपिड फिलिंग एंड स्लो फिलिंग एंड आपका लास्ट आता था एक्टिव फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग के अंदर देखिए एक बात याद रखना, अभी आपका ब्लड जब गिरना शुरू होता है ना तब कम ब्लड गिरेगा तो ज़्यादा प्रेशर वेंट्रिकल का बढ़ेगा नहीं। तब ब्लड एक टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाए, इकट्ठा होने लगेगा। फिर जब ब्लड इकट्ठा होगा तो प्रेशर पड़ेगा वेंट्रिकुलर वॉल्स के ऊपर। तब प्रेशर पड़ेगा वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर, जब एक अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तब आपका प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, जो मैंने फ्रांस स्टार्लिंग लॉ में पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। बट तब आपका तब आपका एट्रियल सिस्टोल होगा जब आपका एक्टिव फिलिंग स्टेज आएगा। एट्रियल सिस्टोल मतलब एक्टिव फिलिंग स्टेज होगा जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर के साथ आपका ब्लड वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जब भी प्रेशर के साथ आपका वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा तो आपका थोड़ा सा प्रेशर वेंट्रिकल का बढ़ता हुआ दिखेगा, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये स्टेज आपकी हो गई एट्रियल सिस्टोल विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर एक्टिव फिलिंग। फाइन। तो सबसे पहले हमने प्रोटोडायस्टोल आपको बता दिया यहाँ पर। अगली फेज this one is your isovolumetric relaxation, second phase, and third phase is your rapid flow. Next is your diastasis, that is slow filling stage. Last is your active filling stage, atrial systole. तो 5 के 5 मैंने डायस्टोल के अंदर आपको बता दी, सिस्टोल के अंदर तीनों की तीनों फेज बता दी। तो ये वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में आपका कवर हो गया विगर डायग्राम। और आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड देखने को रह गई है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड मैंने बताया था ड्यू टू क्लोजर ऑफ योर मिट्रल वेल्व। जब भी आपका मिट्रल वेल्व क्लोज होगा तो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड देखने को मिलेगी। तो मिट्रल वेल्व आपका कहाँ क्लोज होगा,
यहाँ देखने को मिलेगा आपका मिट्रल वेल्व का क्लोजर। मिट्रल वेल्व आपका क्लोज में कहाँ करा रहा था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से पहले, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से पहले मिट्रल वेल्व क्लोज हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड देखने को मिली ड्यू टू क्लोजर ऑफ योर मिट्रल वेल्व। अब हम फोनोकार्डियोग्राम पे जो इसको सुन रहे हैं, ये हमने रिकॉर्डिंग देखी प्रेशर वॉल्यूम से, अब हम पेशेंट का फोनोकार्डियोग्राम से सुन रहे हैं सारी हार्ट साउंड। तो हम यहाँ पर फोनोकार्डियोग्राम को स्टडी करेंगे। ये आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड विच कॉरस्पॉन्ड टू द बाइकस्पिड वेल्व क्लोजर और मिट्रल वेल्व क्लोजर। दिस इज योर सेकेंड हार्ट साउंड विच इज ड्यू टू, सॉरी, दिस इज योर सेकेंड हार्ट साउंड विच इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ योर आयोटिक वेल्व। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है। थर्ड और फोर्थ हम हार्ट साउंड के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। जब आपकी फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो आपके इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल, इट्स पैथोलॉजिकल, ओके। और जब आपकी थर्ड हार्ट साउंड होती है वो आपकी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तब आपका ये थर्ड हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया आपका विगर्स ग्राफ का फोनोकार्डियोग्राम एंड वॉल्यूम प्रेशर की रिलेशनशिप। अब हमारे यहाँ पे ईसीजी बचा। ईसीजी में आपको जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि यह समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको ईसीजी आता है तो आपको पता होगा एक पी वेव होती है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है, एक आपका टी वेव होती है। पी वेव का मतलब क्या होता है आपका, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पी वेव का मतलब हो गया आपका एट्रियल, सॉरी क्या आप बोलते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या पी वेव इज योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इज योर वेंट्रिकुलर, सॉरी बोल दिया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड टी वेव इज योर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। एंड यहाँ पर एट्रियल रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिली, उसका रीजन कुछ और है, वो इसी में पढ़ना। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, सॉरी, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आपका पहला हार्ट साउंड, सॉरी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आपका पी वेव देखने को मिला। ये आपको पी वेव दिख रहा है और मैंने आपको बताया था एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, एट्रियल सिस्टोल हो गया, तो यहाँ पर आपको पी वेव देखने को मिलेगी ईसीजी की। अगला आप देख रहे हैं क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो आपका कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वेंट्रिकल, सॉरी, ये आपका कॉम्प्लेक्स पी था, पी वेव थी, और ये क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स था। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो है आपका वेंट्रिकल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया क्योंकि ये सिस्टोलिक फेज स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपको क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिला और ये आपका टी वेव देखने को मिल रही है। टी वेव इज ड्यू टू योर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। जब आपका प्रोटोडायस्टोल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, प्रोटोडायस्टोल मतलब आपका डायस्टोलिक फेज स्टार्ट हो गया, डायस्टोलिक फेज मतलब आपका रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट हो गया। जब आपका रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट हो गया तो मतलब आपका टी वेव देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों को डाउट रहता है कि आपका टी वेव इतना पहले क्यों आ गई, ये टी वेव पहले क्यों आ गई। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आपका जो भी हार्ट के अंदर एक्टिविटी देखने को मिलती है, मैकेनिकल एक्टिविटी, वो आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद आती है। इसलिए आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले देखने को मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज लीडिंग टू या मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब आपका टी वेव देखने को मिली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, जिस वजह से आपको वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। दिस इज योर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस इज योर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और ये आपका टी वेव देखने को मिल गई। सो दिस इज योर फिगर डायग्राम। इसके अंदर ईसीजी पढ़ी, प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल पढ़ा, फोनोकार्डियोग्राम पढ़ा और एट्रियल प्रेशर रह गया डिस्कस करने से। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर अगली वो एट्रियल प्रेशर। एट्रियल प्रेशर, बाइकस्पिड वेल्व क्लोज। इस पॉइंट पर आपका बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गया तो एट्रिया जो है, अभी ये आपका सिस्टोलिक फेज है, तो जाहिर सी बात होगी कि एट्रिया शायद डायस्टोलिक फेज में होगा, तो एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा होगा, तो एट्रिया के अंदर इतना प्रेशर बढ़ा नहीं होगा। एट्रिया के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड इकट्ठा होना शुरू हुआ है, एट्रिया के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड इकट्ठा शुरू हुआ है, तो ब्लड जो इकट्ठा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर ऑफ एट्रिया बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब मिट्रल वेल्व बंद हो जाएगा, मतलब बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गया, ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गया और आपका एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो कनेक्शन था, सॉरी ओपन हो गया, जैसे क्लोज, बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो गया तो आपका जो एट्रिया और वेंट्रिकल का जो कनेक्शन था वो खुल गया।
अब आपका जो एट्रिया के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा था वो वेंट्रिकल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर स्लाइट प्रेशर डिक्रीज होगा एट्रिया के अंदर, क्योंकि ब्लड अब एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डिक्रीमेंट दिखता है प्रेशर में किसके, एट्रिया के, क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व खुल गया और आपका वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाना शुरू हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड फिलिंग स्टेज हो रही है तो ऑलमोस्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी कांस्टेंट है और एट्रिया का प्रेशर भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर एट्रिया के अंदर बढ़ेगा, और मैं आपको दिखा दूं कि ये आपका प्रेशर बढ़ रहा है एट्रिया के अंदर। यहाँ तक आपकी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो हमें यहीं तक पढ़ना था कि एट्रिया आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पर क्योंकि ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, इज कलेक्टिंग इन एट्रिया, इन योर एट्रिया, इज कलेक्टिंग इन योर एट्रिया, क्योंकि वेंट्रिकल से तो ब्लड बाहर जा रहा है। अगर एट्रिया के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो प्रेशर आपका बढ़ रहा होगा, तो प्रेशर जरा सा यहाँ पे बढ़ा है, और यहाँ पर आपका बाइकस्पिड वेल्व खुल चुका है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाना शुरू हो चुका है, तो आपका यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयोटिक वेल्व ओपन बट बाइकस्पिड वेल्व क्लोज, बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गया, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल का जो जंक्शन था वो बंद हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो एट्रिया के अंदर जब इनिशियली ब्लड इकट्ठा होना शुरू होगा तो उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो यहाँ पर आपको स्लाइट इंक्रीज ऑफ एट्रियल प्रेशर देखने को मिलेगा। तो बाइकस्पिड वेल्व यहाँ पर क्लोज हो गया, तो यहाँ पर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो एट्रिया का प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जो इजेक्शन फेज वेंट्रिकल का स्टार्ट हो गया, तो वेंट्रिकल इजेक्ट होना शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होना शुरू होगा, तो थोड़ा बहुत प्रेशर एट्रिया पर कम पड़ेगा, क्योंकि वेंट्रिकल पूरा फैल रहा था। अब तब वो ब्लड निकलना शुरू होगा तो एट्रिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी कम पड़ेगा, जिस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर आपका एट्रियल प्रेशर भी थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा जब आपका वेंट्रिकल खाली हो रहा होगा, ठीक है। फिर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एट्रिया के अंदर ब्लड अभी भी इकट्ठा हो रहा है, तो प्रेशर आपका बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर आपका बाइकस्पिड वेल्व खुल गया, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि तब कनेक्शन बैठ गया तो ब्लड सारा एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ चला गया, जिस वजह से आपका एट्रियल प्रेशर कम हो गया। तो ये सब था आपका फिगर डायग्राम के अंदर डिस्कस करने लायक। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने कार्डियक साइकिल इसके अंदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेजेस डिस्कस कर लिए, कार्डियक साइकिल के बारे में बेसिकली पढ़ लिया, क्या हार्ट रेट के साथ रिलेशन डिस्कस कर लिया। डायस्टोलिक की फेज पढ़ने के बाद हम पहुंचे थे आपका वॉल्यूम प्रेशर कर्व और ग्राफ के ऊपर। वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को पूरा। हमने हार्ट साउंड्स देखी थी, उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रोक वॉल्यूम बताया था, आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बताया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बताया, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस करा एक फिगर डायग्राम जिसके अंदर हमने 4 चीज़ डिस्कस करी थी, फोनोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और आपका वॉल्यूम और प्रेशर, 4 चीज़ें डिस्कस करी थी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर ईसीजी बता दी थी, फोनोकार्डियोग्राम के अंदर हमने हार्ट साउंड्स बता दी थी, और हमने वॉल्यूम प्रेशर जो है वेंट्रिकल का डिस्कस करा और एट्रिया का डिस्कस करा। तो ये था आपका फिगर डायग्राम। तो कार्डियक साइकिल के अंदर यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको पढ़नी होती हैं, और थोड़ा ध्यान देना डायग्राम्स के ऊपर। फिगर डायग्राम एंड वॉल्यूम प्रेशर कर्व इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर थ्योरी एग्जाम एज वेल एज योर वाइवा। So this is the end of the class and this topic. Thank you for watching and please subscribe my channel and keep watching. Thank you.